नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, सबसे अहम खबर तेलंगाना से आ रही है और आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना के असम्बली का जो इजलास है वो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है और 24 जुलाई के बारे में कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को कई अहम उमूर तय पाएंगे, लेकिन 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। और ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए भी अहमियत रखता है कि इस सेशन में ये देखा जाएगा कि कौन सी जमात ज़्यादा यानी अरकान असम्बली अपने पास रखती है। वैसे तो आप देखेंगे कि हुक्मरान जमात कांग्रेस के पास फिल वक्त 75 अरकान असम्बली है, क्योंकि आपने देखा कि 65 अरकान असम्बली तो कांग्रेस के खुद के अपने हैं और 10 अरकान असम्बली BRS से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 23 या 24 जुलाई से पहले 17 BRS अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होंगे। इस तरह 27 अरकान असम्बली का ग्रुप जब कांग्रेस में शामिल हो जाएगा तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से महफूज रहेंगे, यानी उन्हें यानी मातल नहीं किया जाएगा, बरतरफ नहीं किया जाएगा या उनकी रुकनियत ख़त्म नहीं की जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब जैसे ही बजट सेशन की बात आ रही है, असम्बली सेशन की बात आ रही है, तो आपको बता दूं कि एक मसला बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है और वो मसला है किसानों के कर्ज माफ़ करने का। और आपको याद दिला दूं कि रेवंत रेड्डी ने ये कहा था कि वो 15 अगस्त से पहले, यानी उनकी हुकूमत 15 अगस्त से पहले उन किसानों के कर्ज माफ़ कर देगी जिनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज है। तो बहरहाल ये एक चैलेंज बन गया था कि रेवंत रेड्डी के लिए। और यहाँ तक हरीश राव जो BRS के MLA हैं और BRS का साबिक वज़ीर आपाशी हैं, इरिगेशन हैं और वज़ीर सेहत भी हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन साबिक वज़ीर हरीश राव ने वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया था रेवंत रेड्डी को, अगर आप 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ़ करते हैं तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात बदलते जा रहे हैं और देखना यह है कि क्या रेवंत रेड्डी जिस तरह का ऐलान कर चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के कर्ज माफ़ करने के मामले में ये सबसे बड़ी स्कीम होगी, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम होगी जिस पर 31,000 करोड़ के मसारिफ आ रहे हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं नहीं मजाक से और पूछते हैं कि क्या हरीश राव अपने चैलेंज जिस तरह उन्होंने दिया था कि वो अगर किसानों के कर्ज माफ होते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो क्या वो अपने चैलेंज के मुताबिक इस्तीफा देने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वादा था जी कि 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुद्दत का उन्होंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने लोकसभा के इंतखाबात में अवाम से वादा किया था कि वो 15 अगस्त से कबल किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, जिसको सब नामुमकिन कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का माफ़ करना, पहले तेलंगाना पर 7 लाख करोड़ का पहले से कर्ज मौजूद है जी, फिर से इतने जिस तरह से आपने बताया कि 31,000 करोड़ रुपये इसके मसारिफ हैं, तो नामुमकिन है। इसी नामुमकिन होने का दावा करते हुए हरीश राव ने चैलेंज कर दिया था कि ये नामुमकिन है, अगर चीफ मिनिस्टर 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ़ करते हैं तो वो असम्बली हल्के सिद्दीपेट की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। जब ज़मनी इंतखाबात मुनक़िद होगा तो उसमें मुकाबला भी नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया था। जी जी। और अब उसके बाद से मुख्तलिफ बैंकर से बातचीत कर रहे थे वो, और मरकज़ी हुकूमत से बातचीत कर रहे थे, फंड इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। खुद कांग्रेस के कायदीन को भी ये भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा वादा कैसा मुमकिन हो सकता है। जी जी। लेकिन आज 18 जुलाई को 11,50,000 किसानों के जो 1 लाख रुपए तक के कर्ज हैं वो माफ़ कर दिए गए। बहुत बड़ी बात है। जी जी। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के कारकुनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात किया है, किसानों से बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये महीने की एंड तक 1.5 लाख रुपए तक जिनके कर्ज है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। जी जी। इसके बाद जुलाई अगस्त में माँ बाकी जो 2,50,000 है वो 2 लाख रुपए तक भी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके बाद से मैं समझता हूँ कि पूरे तेलंगाना में
जी जी। कांग्रेस कायदीन की जानिब से, किसानों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा जी है हाँ, जी हाँ। कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर दूध से नहलाया जा रहा है। गांधी भवन हो या फिर कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स हो, अजला हेडक्वार्टर्स पे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वादे के मुताबिक बहुत बड़ा वादे को चीफ मिनिस्टर ने पूरा कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, जय जवान जय किसान, ये ऐसा नारा है जो साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था और इस नारे में इस कदर दम है कि आप देखेंगे कि अगर जहाँ का किसान परेशान हो तो यकीन मानिए कि वहाँ की हुकूमत परेशान हो जाती है। लेकिन आपने देखा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किस तरह किसानों को सताया और सियाह जो हैं ज़रूरी क़वानीन मुतारिफ़ करवाए थे और आपने देखा कि उन सियाह क़वानीन के ख़िलाफ़ जब किसानों ने एहतजाज किया तो आपने देखा कि हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत की जानिब से किसानों पर जुल्म व ज़्यादती की गई। हद तो यह है कि किसानों के रास्ते में कांटे बिछाए गए और यहाँ तक आप देखेंगे कि जो कीले होते हैं यानी नेल्स जो होते हैं वो बिछाए दिए गए और हद तो यह है कि बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई। नतीजे में आपने देखा कि 720 से ज़ायद किसान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। लेकिन किसान अपना जो एहतजाज था वो ख़त्म करने से कासिर रहे और उन लोगों ने मोदी हुकूमत को चैलेंज किया और मोदी हुकूमत का यह हाल हो गया कि किसानों का ये मसला इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुँच गया और तमाम ने मोदी हुकूमत को लान तान शुरू कर दिया। नतीजे में मोदी हुकूमत को इन 3 ज़राई क़वानीन वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो यकीन मानिए कि अगर किसान इत्तेहाद करते हैं, किसान मुत्तहिद होते हैं तो फिर मोदी जैसे हुक्मरान भी अपने घुटने टेक देते हैं, झुक जाते हैं और झुकना पड़ता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे तेलंगाना की और तेलंगाना में जिस अंदाज में अब फिल वक्त मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ अजला के हेडक्वार्टर्स पर जश्न मनाए जा रहे हैं वो मिसाली जश्न है और तेलंगाना की तारीख में ये जश्न याद रखे जाएंगे। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जिस अंदाज में किसानों की हौसला अफजाई की गई, उनके कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, यकीनन उसका असर हो सकता है कि पंचायती जो इंतखाबात है पंचायती इदारों के या फिर यही साल मैं समझता हूँ कि रवान साल GHMC के इंतखाबात भी होने वाले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और कांग्रेस की कामयाबी यकीनी हो जाएगी। देखिए, एक बात तो यह है कि हर पार्टी सियासी फ़ायदे के लिए भी काम करती है। कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी सियासी फ़ायदे के लिए काम करती है। सियासी फायदे के लिए तो किसानों के 2 लाख कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, वहीं BRS पार्टी ने 1 लाख का वादा किया था, कांग्रेस ने 2 लाख का वादा किया था और 2 लाख में आज 1 लाख रुपए तक तो आज माफ कर दिए गए हैं 11,50,000 किसानों के। अब रही बात हरीश राव के चैलेंज की, आज ही कांग्रेस के कायदीन की जानिब से दबाव बनाया जा रहा था और हरीश राव को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करने पर की बात की जा रही थी। तो हरीश राव ने आज अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो अपने चैलेंज पे बरकरार है, लेकिन उन्होंने अपने चैलेंज को अब मशरूत बना दिया है। अगर पहले उनका चैलेंज देखेंगे, ये उनकी वीडियोस मौजूद है, उनके पेपर कटिंग्स मौजूद है, उसमें उन्होंने सिर्फ किसानों के वादों के पर बात की थी। अगर किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ किए जाते हैं तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, दोबारा मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन आज जैसे ही 1 लाख रुपए माफ़ी कर दिए गए, उन्होंने अपनी पलटी मार दी। अच्छा। और ये कहा है कि मैंने सिर्फ किसानों के कर्ज की बात नहीं की थी, बल्कि 6 ज़मानतों के 13 जो नुकात थे उन तमाम पर अमलावरी करने पर मुस्तफ़ी होने का वादा किया था। आज भी उस पर बरकरार हूँ, इस तरह की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन असम्बली का जो सेशन होने वाला है 23 जुलाई से, वो मैं समझता हूँ कि हंगामा खैज और धमाका खैज भी होने वाला है। जी। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही है और अपोजिशन की जानिब से भी अपोजिशन कमज़ोर होने के बावजूद, क्योंकि 10 अरकान असम्बली BRS के चले गए हैं, उसके बावजूद वो अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत एक तरफ तो किसानों के इशू को पर बात करेगी, BRS को घेरने की कोशिश करेगी, दूसरा BRS पार्टी बेरोजगारों के मसाइल को लेके असम्बली में हंगामा करने की कोशिश करेगी। तो हुकूमत ने उसका तोड़ के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का भी फैसला किया है। उस पर भी असम्बली के ज़रिए, असम्बली प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बेरोज़गार नौजवान जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे जॉब कैलेंडर के ज़रिए कि हम कौन से साल कितने जॉब
दे रहे हैं, इसकी भी वजाहत की जाए। जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक रेवंत रेड्डी हुकूमत का सवाल है और नई वजाहत ने जिस अंदाज में कहा कि 23 जुलाई को बजट यानी असेंबली इजलास शुरू होगा और 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में अपोजिशन खासतौर पर आपको बता दूं कि बीआरएस से लेकर बीजेपी हुकूमत को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि बजट ये सेशन से पहले ही हो सकता है कि जॉब कैलेंडर जो जारी करने की बात की बजट सेशन के दौरान जी जी हो सकता है कि जारी कर दिया जाएगा, जिससे अपोजिशन का मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आपको बता दूं कि जहां तक रियासत असेंबली में अददी ताकत का सवाल है, 119 असेंबली हलकों में से आप देखेंगे कि अब कांग्रेस की जो अरकान असेंबली की तादाद है वो 75 तक पहुंच गई है, क्योंकि आपने देखा कि 64 असेंबली हलकों में असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बीआरएस उम्मीदवार जो थी खातून, वो एक सड़क हादसे में हलाक हो गई थी। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी मिली। इस तरह कांग्रेस के 65 अरकान हो गए। फिर आप देखेंगे कि 10 बीआरएस अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह अब उनकी तादाद 75 हो गई है और ये कहा जा रहा है कि 23 जुलाई से कबल मजीद 17 अरकान असेंबली जो बीआरएस से ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इस तरह कांग्रेस के जो अरकान असेंबली की तादाद है वो बढ़कर 75 से बढ़कर 92 हो जाएगी और बीआरएस की जो तादाद फिलवक्त 28 है वो घटकर 11 हो जाएगी। जबकि नागेंद्र ने यह कहा है कि बीआरएस के अरकान असेंबली की तादाद सिर्फ 4 रह जाएगी। देखिए, एक बात यह है कि जिस तरह से बीआरएस ने कांग्रेस को खाली किया था, वही पॉलिसी कांग्रेस पलटवार कर रही है। अब आपने कहा, बिल्कुल मैंने भी देखा है वो कि 4 लोग रह जाएंगे बीआरएस में, इस तरह की उन्होंने बात की थी। लेकिन जैसा ही आज किसानों के खर्च माफ़ कर दिए गए, अब बीआरएस के अरकान असेंबली को अवाम के सामने बोलने का एक मौका मिल गया है। हम अवाम की फलाह बहबूद काम करने वाली पार्टी में शामिल हो रहे हैं, किसानों के खर्च माफ़ करने से हम मुतमईन हुए हैं इसलिए शामिल हो रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वो जितने 17 अरकान असेंबली आपने बात की थी जी जी, वो अभी भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है, कांग्रेस के कायदीन से राब्ते में है। जी जी, लेकिन कांग्रेस के मुकामी जो कायदीन हैं, जहाँ की बीआरएस के रुकन असेंबली नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें कुछ एतराज़ात है और उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारा सियासी कैरियर का क्या होगा, फ़िक्रमंद है। जी जी, उन कांग्रेस के कायदीन को समझाने मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सीनियर कायदीन को दी गई है। वो पार्टी के कायदीन से राब्ते में है, उन्हें समझाया मनाया जा रहा है आपके पॉलिटिकल कैरियर को कोई नुकसान न होगा, कांग्रेस हुकूमत हम आपके सियासी कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह का उन्हें क्या बोलते हैं तयक़ुन देते हुए, आपके मफादात की निगरानी देते हुए बीआरएस के अरकान असेंबली को शामिल किया जा रहा है, इसलिए ताख़ीर हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये असेंबली सेशन में ही तकरीबन अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होंगे बीआरएस के। सिर्फ अरकान असेंबली ही नहीं बल्कि अरकान कानून साज कौंसल। अब देखिए कि कौंसल में भी 40 रुकनी कौंसल है। जी हाँ, कांग्रेस की तादाद 12 है, बाकी उसमें बीआरएस की ज़्यादा है, किस तक कुछ है। तो अगर वहाँ पर बिल जो असेंबली में बिल पास हो रही है वो कौंसल में बिल पास कराने के लिए 50% की मेजॉरिटी ज़रूरी है। तो पहले ही मैं समझता हूँ कि 8 जो बीआरएस के अरकान कानून साज कौंसल है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मज़ीद 6 था 8 अरकान कानून साज कौंसल कांग्रेस से राब्ते में है, वो भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जी जी जी, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का इतलाक नहीं होगा। नहीं होगा। जी जी, बहरहाल एक बात तो है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को हो या फिर जवानों को हो कोई शिकायत का मौका ना मिले। और बेरोज़गारी का जहाँ तक मसला है, ऐसा लगता है कि मरकज़ की जो बीजेपी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, वो बेरोज़गारी पर काबू पाने में बिल्कुल या नाकाम हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी जो है वो रियासत तेलंगाना में बेरोज़गारी का मसला लेकर या छेड़ कर जानबूझकर यानी रेवंत रेड्डी हुकूमत को परेशान कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपको परेशान करना है तो मोदी हुकूमत को भी परेशान करना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत ने जिस अंदाज में वादे किए थे कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेरोज़गारी दूर करने की तो बात रही वो या वादा रहा, आप देखेंगे कि किस तरह नौजवानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उसके तहत जो भी मुसाबती के इक़दाम इम्तिहानात होते हैं उसमें किस तरह की बदउनवानियाँ की गई है, किस तरह का करप्शन किया गया है, किस तरह के स्कैम्स मंजर आम पर आ रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल
नीट का जो है स्कैम वो बहुत हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन स्कैम है तालीमी शोबे में, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तमाम की तमाम ने मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की है। लेकिन हम नीट के मसले पर बाद में बहस करेंगे या बात करेंगे। आपको लिए चलते हैं आवारा कुत्तों की तरफ। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक कुत्तों का सवाल है, सिर्फ आवारा कुत्ते ही लोगों को तबाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कम्युनल डॉग्स है या फिरका परस्त कुत्ते हैं वो भी हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि कोल्हापुर में एक मस्जिद पर जिस अंदाज में फिरका परस्त कुत्ते टूट पड़े थे, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई और वहां पर 50 से लेकर 60 मुसलमानों की दुकानात पर हमले किए, उन्हें लूट लिया। तो ये कुत्तों का काम जो है, जो कम्युनल डॉग्स होते हैं, उनका काम अक़लियतों को बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों को सताना, मसाजिद और गिरजाघरों पर हमले करना, खवातीन की इस्मतें लूटना, ये इनका काम रह गया है। लेकिन मोदी हुकूमत है कि वो इस कदर अंधी हो गई है कि उसे इस तरह के कुत्ते नजर नहीं आते। हुजूमी तशद्दुद की जो कारस्तानी होती है यही कम्युनल डॉग्स करते हैं, और आप देखेंगे कि जो भी गलत काम होते हैं यही कम्युनल डॉग्स अंजाम देते हैं। लेकिन कम्युनल डॉग्स पे तो हमने बहुत बात की है, लेकिन अब चलते हैं आवारा कुत्तों की तरफ। आवारा कुत्ते आपको बता दूंगे तेलंगाना में बहुत आवाम को परेशान कर रखे हैं, और ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ 24 घंटे के दौरान हुजूराबाद इलाका है तेलंगाना का, वहां पर 21 लोगों को कुत्तों ने काटा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि खुद हमारे शहर हैदराबाद में भी बुरा हाल है। देखिए 2 दिन पहले एक 2 साल के बच्चे को कुत्तों ने काट के कत्ल कर दिया। जी जी, हैदराबाद में मसला जब हाई कोर्ट को पहुंचा, हाई कोर्ट ने आज हुकूमत पर भी, हुकूमत की सरजनिश की, फटकार लगाई और कहा है कि एक स्टेट लेवल की कमेटी तश्कील देते हुए इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के इक़दाम किया जाए। जी जी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस बात का सख्त नोट लिया है। उन्होंने दो साल मासूम बच्चे की मौत पर तफशीश का इजहार करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कॉल सेंटर या फिर टोल फ्री नंबर आवाम के लिए दें, जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में इतलात फराहम करने के लिए। और साथ ही साथ GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो और रेड क्रॉस के माहिरीन की पर एक कमेटी तश्कील दी जाए कि दूसरी रियासतों में आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किया जा रहा है, उसका मुताला करें, और तेलंगाना में क्या करना चाहिए उसकी एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ अर्बन हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कुत्ते काटने की अद्वियात और टीके रखने की महकमा सेहत को भी हिदायत दी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक कुत्ते काटने के वाक़यात का सवाल है, तो 14 जुलाई को घटकेसर में एक 4 साल लड़के पर कुत्तों ने हमला कर दिया था और बहुत ख़तरनाक हद तक वो ज़ख्मी हो गया था। इसी तरह संगारेड्डी में एक 6 साल लड़का कुत्ते के हमलों की जद में आ गया, और आपने देखा कि जब बच्चों को कुत्ते काटते हैं और ख़ासतौर पर बारिश में, तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जैसा कि नईम वजाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने खुद नोट लिया था, सोमोटो एक्शन लेते हुए GHMC अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो इस जो वबा है, वबा की तरह ये कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं उसका खात्मा करें, उस डर का खात्मा करें। क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे मासूम बच्चे हैं, कोई दुकान को जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं, कोई खेलते हैं, तो जिस अंदाज में कुत्ते हमले करते हैं और फिर उन्हें काट लेते हैं, ऐसा लगता है कि उसे यानी कत्ल कर देंगे। जी, ऐसे ही हो रहा है वाक़या। जी जी, कई वाक़यात इससे पेश हुए हैं। जी जी, जिसका हाईकोर्ट ने भी सख्त नोट लिया है और हुकूमत ने भी सख्त नोट लिया है। अब देखना है कि क्या इक़दाम किए जाते हैं। जी जी, लेकिन नहीं, मुझे सब आप ये बताइए कि हाईकोर्ट सोमोटो एक्शन ले रही है, तो क्या GHMC अहदेदारों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक्शन प्लान बनाते हुए इस मिनेस का, इस खतरे का खात्मा करें? देखिए, GHMC की जानिब से जब भी इस कुत्तों को मारने की कोशिश की जाती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, तो जानवरों के हकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाली जो कमेटियाँ हैं वो इसकी मुखालफत करती हैं। तो हाई कोर्ट को भी देख रही है, हुकूमत को भी देख रही हैं, अवाम की शिकायत का भी जायज़ा ले रही हैं, इसके बाद जो इक़दाम करना है वो इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ी से इक़दाम करना चाहिए था उस तेज़ी से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादातर छोटे बच्चे कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। जी जी जी,
बहरहाल नाज़रीन, ये तो कुत्तों की बात रही, लेकिन जहाँ तक इंसानों की बात है तो आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि कुत्ते भी इंसानों के नक्श कदम पर चलने लगे हैं। यानी कत्ल गारतगिरी, किसी को काटना, किसी को बांटना, किसी को तकसीम करना, आप देखेंगे कि किस अंदाज में इंसानों को नुकसान पहुँचा रहा है। हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के बिल्कुल पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि जो वाक़या पेश आया है चारशंबे के दिन, मैं समझता हूँ कि वो उस वाक़े ने सारे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। एक दो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवानों में लड़ाई होती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक नौजवान जिस अंदाज में दूसरे को कत्ल करता है, मैं समझता हूँ कि दरिंदगी की बदतरीन अलामत है, दरिंदगी की मैं समझता हूँ कि बदतरीन मिसाल है। हम बात कर रहे हैं यानी आंध्र प्रदेश के एक मुकाम की, जहां पर YSRCP और तेलुगु देशम के दो हामियों के दरमियान झगड़ा हुआ। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मसरूफ़ तरीन शाहराह पर एक नौजवान को बरसरेआम कत्ल कर दिया गया, और इस अंदाज में कत्ल किया गया, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है वो उसे देखना पसंद नहीं करते। कौन से इलाके में हुआ है? आंध्र प्रदेश के एक इलाके में हुआ है, कुछ और आइडिया है? जी पलनाडु नाम है उसका। अच्छा। वहां पर जी क्योंकि अक्सर आंध्र प्रदेश में गुरों वाली रखावतें विनुकोंडा टाउन जी बहुत ज़्यादा रखावतें होती हैं, लेकिन राजशेखर रेड्डी आने के बाद उसका बड़े पैमाने पर ख़त्मा हो गया था। लेकिन जैसे ही असम्बली के इंतखाबात आंध्र प्रदेश में ख़त्म हुए हैं, YSR कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई है और तेलुगु देशम पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है। इसके बाद दोनों सियासी जमातों के कायदीन कारकुन तसादुम पे उतर आए हैं। इलेक्शन होने के बाद नताइज से पहले तेलुगु देशम के कारकुनों को YSR कांग्रेस पार्टी की दौर हुकूमत में हमले किए जा रहे थे। तो हुकूमत तब्दील होने के बाद ये कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम की जानिब से YSR पार्टी के कारकुनों पर हमले किए जा रहे हैं। खैर जो भी हो, हमले होते हैं कि ये पार्टी करे या वो पार्टी करे, इंसानियत शर्मसार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से इंसानियत का खून हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, इलेक्शन में जमहूरियत है, हर 5 साल में एक बार इंतखाबात होते हैं, आवाम को पूरा इख्तियार है कि वो किसको चुने और किसको ना चुने। लेकिन जो सियासी रखावतें परवान चढ़ रही हैं वो तशवीशनाक है। आप देखेंगे जिस अंदाज में वो कत्ल किया जा रहा था, यानी नाज़रीन आपको बता दूं कि YSRCP के एक यूथ विंग के लीडर हैं, उनका नाम अब्दुल रशीद बताया जाता है, उम्र 27 साल। उन पर तेलुगु देशम से ताल्लुक़ रखने वाले शेख जिलानी ने हमला किया, और आप देखेंगे कि जिस अंदाज में वो कत्ते से हमला कर रहा था, और उसका जब उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ उठाया तो हाथ पर उसने कत्ते से मारा। आप देखेंगे कि हाथ कट कर दूर जा गिरा। तो किस कदर ये दरिंदगी है, आप अंदाज़ा कीजिए कि आप एक कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा गो मुसलमान आप हैं, आपका कुरान एक है, आपके नबी एक हैं, हर चीज़ एक है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो हरकतें हैं, मैं समझता हूँ कि नफ़रत का ऐसा इजहार हो रहा था कि वो अगर मैं टुकड़े टुकड़े भी अगर करना है तो कर दे सकता था वो। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो पॉलिटिक्स है ये जुनून में तब्दील हो गई। देखिए, इसके लिए सियासी कायदीन जिम्मेदार है, पार्टी के सरबराह जिम्मेदार है। अगर इस तरह का वाक़या तेलुगु देशम के कारकुन ने YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुन पर हमला किया है, तो तेलुगु देशम के सरबराह या चीफ मिनिस्टर जो है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए। जी आवाम में एक मैसेज छोड़ना चाहिए था उनकी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से भी मैसेज नहीं छोड़ा गया, और ना ही साबिक़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने भी इस तरह से कोई आवाम को पुरअमन रहने की कोई बात कही है। तो कहना ये चाहता हूँ कि सियासी कायदीन अपने अपने सियासी मफादात की खातिर पार्टी कारकुनों को आपस में लड़ा रहे हैं और खुद तमाशा देख रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा है कि सियासी जमातों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपसी जो मुखासिमत है उसके नतीजे में कत्ल का वाक़या पीछे है। आपने तो पहले कहा कि पहले दोनों पार्टी तेलुगु देशम के कारकुन ने YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुन, लेकिन पुलिस का ये वर्जन सामने आया है कि सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपसी मुखासिमत की वजह से ऐसा हो रहा है। जी, अब हो सकता है कि ये सिलसिला चल पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन आप देखेंगे कि खुद हैदराबाद में पिछले माह देखेंगे आप, सिर्फ 30 दिन में 20 कत्ल हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, और वो भी नौजवान बच्चे हैं पूरे। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खूनी जुनून सवार है ये नौजवान नस्ल के लिए ठीक नहीं। सबसे पहले आपने जिन नौजवानों की बात की उनकी उम्र 18 से लेके 17 साल से लेके 28-30 साल के दरमियान है, मरने वालों की तादाद। जी। तो अगर ये नौजवान इस तरह से ये तशद्दुद की राह पर निकलते हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनकी नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, इनके वालिदैन पे क्या गुजरेगी, वो सोचने वाली बात है। सही आपने कहा है। देखिए, ये लोगों में सब्र ख़त्म हो गया है। सबसे पहले सब्र
जिसके पास ख़त्म हो जाता है वो ऐसी हरकतों पे उतर आता है। ये सब्र क्यों ख़त्म हो रहा है? जिस तरह कुत्तों का काटने का जायज़ा लेने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, जी हाँ जी। इस तरह से कत्ल के वारदात जो हो रहे हैं वो माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील देनी चाहिए और उस तरह ही उसका इलाज करने की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि हुकूमत या वो जो हमारे माशरे के जो बुज़ुर्ग हैं, उलमा हैं, मशाइखीन हैं, सियासी कायदीन हैं, जो मजहबी क़यादत है, वो इस मसले पर तवज्जो दे तो हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए। वैसे भी आपको बता दूँ कि दारुश्शफ़ा की जामी मस्जिद में मौलाना जाफ़र पाशा जो हमीदुद्दीन उसामी आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं, उनके क़यादत में एक जलसा भी मुनक़िद हुआ था, ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें बस्तियों की बुनियाद पर या मोहल्लेजात की सतह पर कमेटियाँ तश्कील देने की बात की गई थी। अगर उस पर अमल किया जाता है और इस्लाह माशरा की तहरीक हैदराबाद में शुरू की जाती है और हमारे नौजवानों को ये बताया जा सकता है कि देखो कत्ल जो है सारे इस्लाम में बहुत ही बुरे, यानी एक बहुत बड़ी लानत तस्वूर किया जाता है और वाज़े तौर पर दीन इस्लाम में कह दिया गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो बहरहाल नाज़रीन, जी जी, हमारे बचपन में हम भी, हमारा भी बचपन था, जी जी, हम हमारे बुजुर्गों को सड़कों पे देखते थे, हाँ, हमारे बड़े भाई या फिर वालिद साहब या चाचा हमारे, तो हम रास्ते पे जाते नहीं थे क्योंकि वो हमको डर था कि बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने कैसा निकलेंगे। जी हाँ जी हाँ। लेकिन आजकल के जो नस्ल देख रहे हैं हम, माना कि तालीम आगे बढ़ गई है तालीम के मामले में, लेकिन अखलाकियात का जो दर्स है वो पीछे रह गया है। मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। अच्छा। आज हम जब हमारा बड़ा भाई अगर कोई होटल में बैठता तो हम वो होटल के करीब नहीं जाते। बिल्कुल सही है। हाँ। आज हम देख रहे हैं कि बड़ा भाई होटल पे बैठा हुआ है, छोटा भाई वो होटल पे आके बैठा हुआ है। जी हाँ जी हाँ। यहाँ तक कि वो सिगरेट भी पी रहा है। जी जी, बड़े भाई के सामने। जी हाँ, इस तरह का माहौल हो गया है। और बड़े बुजुर्ग मस्जिद के इमाम या फिर हमारे उस्ताद अगर बाज़ारों में दिखते तो हम एहतराम से मुलाकात करते थे। जी हाँ जी हाँ। आज मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जी जी। तो ये जो तब्दीली आ गई है, ये मैं समझता हूँ कि इसके नेगेटिव जो थाट्स है वो लोगों में फैल रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इस पे मनफी असरात को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो माहौल हमारा कभी तरक्की नहीं करेगा और हमारे समाज में, माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको हम जल्दी से मिटा नहीं सकते। यकीन जो तहजीब तमद्दुन थी हैदराबाद में वो दिखाई नहीं दे रही है। और आपने सच कहा है कि जब असातिज़ा गुजरते तो हम वहाँ पर ठहर जाते, एहतराम में उनकी खिदमत करने के लिए ठहर जाते। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आसाम से है और चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा सरमा, इनके बारे में कहा जाता है ये बकवास बहुत ज़्यादा करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कभी ये कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी के वफादार हैं और कांग्रेस के गद्दार। और आपको बता दूं कि जहां तक हिमंता बिस्वा सरमा का सवाल है, अब ये कहते हैं कि आसाम की जो आबादी है, जुमला आबादी, उसमें 40% आबादी मुसलमानों की है, जो उनके लिए यानी हिमंता बिस्वा सरमा के लिए मौत और जिस्त का मसला बन गया है। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 1951 में मुसलमानों की आबादी 12% थी, लेकिन ये बढ़कर अब 40% हो गई है। इस सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1951 में जो आबादी की आप बात कर रहे हैं, आप झूठे हैं और आपकी झूठ का पर्दाफाश करता हूं मैं। और आपको ये बताता हूं कि 1951 में मुसलमानों की आबादी आसाम में 24.68% यानी 24.68% थी और हिमंता बिस्वा सरमा झूठा है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2001 में मुसलमानों की आबादी आसाम में 30.92% थी और 2011 में यह बढ़कर 34.22 हो गई और अब यह आबादी, जैसा कि हिमंता बिस्वा सरमा कह रहे हैं, 40% हो गई है। आखिर ये हिमंता बिस्वा सरमा को वक्फे से क्या हो जाता है? क्या इनको भी कुछ इंसानियत का टीका देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल देने की जरूरत है। देखिए, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता कि वो मजहब के नाम पर, ज़ात के नाम पर पॉलिटिक्स करें। जी जी, आपको अवाम ने मुंतखब किया है, जिन्होंने आपको वोट दिया है आपको उनके लिए भी काम करना है, जो आपको वोट नहीं दिए उनके लिए भी काम करना है। लेकिन ये हमेशा हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते रहते हैं और जब भी इंतखाबात आते हैं ये हमेशा अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आपने ये देखा है कि 40% मुसलमान, तो क्या बुराई है बताइए? अगर आसाम में 40% मुसलमान हैं तो उनकी पेट में क्या तकलीफ है?
और दूसरी बात आप देखिए क्या अहमियत क्या है उनकी, ये बताइए। क्या वहाँ का चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, जी। वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान अरे है? साहब, आपका एक कश्मीर से एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, अब उसको भी बर्दाश्त नहीं करके वहाँ से हटा दिए, सदर जी हाँ, राज लगा दिए वहाँ से। जी जी, ये फिरका परस्ती है ये। जी, बिल्कुल फिरका परस्त। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत ज़्यादा हादसात पेश आ रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी में जो इख्तलाफात है उसके तनाजुर में बीजेपी में कि अखिलेश यादव का कहना है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। तो ऐसा लगता है कि अब हालात बीजेपी के उत्तर प्रदेश में ख़राब हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हादसा पेश आया है वो ये है कि यूपी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है गोंडा के करीब, उसके 10 बोगियां पटरियों से उतर गए, 4 अफराद हलाक हो गए और 20 जख्मी हुए। दूसरी इतलात में 2 के हलाक होने की बात कही गई है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, मैं समझता हूं कि जो मुसाफिरीन हैं उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस बनते हैं। देखिए, पहले एक ज़माना वो भी था जी, जब ट्रेन हादसे हुआ करते थे तो मरकज़ी वज़रा जो रेलवे वज़रा होते थे जी जी, वो इस्तीफ़ा दे दिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आज वो अखलाकियत नहीं है और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी जा रही। बता, यही कहा जा रहा है कि खैर हादसा है, कभी भी पेश आ सकता है, किसी भी वक्त पेश आ सकता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हम सबकी जिम्मेदारी। जी जी, ये सही कहा आपने। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।